मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। खेती कम करो, चाहे माइक्रो इरिगेशन करो और चाहे रिचार्जिंग, जो मैं कह रहा था जमीन में पानी डाउन हो रहा है, बरसात के पानी के कुएं, इसको नीचे ले जाओ। इसकी स्पेशल योजना बनाई है। अभी तक लगभग 1000 कुएं हैं जिसको हम जमीन में रिचार्जिंग का कर रहे हैं। नई पॉलिसी बन रही है। अभी हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं उस पर 2.5 लाख का खर्च आता है। किसान कहता कि हमारा 1 लाख, 1.25 लाख का खर्च आता है। और वो किसान कहता कि हम 25% देने के लिए तैयार हैं, हमें सिर्फ 75,000 आप दे दो, 25,000 हमारा, 1 लाख में कुआं लग जाता है। हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं ना जी ना, उसकी हौदी बनानी पड़ेगी, फिर फिल्टर लगाने पड़ेंगे, इस पे तो खर्चा 2-2.5 लाख आता है। भाई 2.5 आए, 5 आए, 10 आए, किसान से सिर्फ 25,000 ले लो, बाकी सारा लगा दो। क्या सुमिता जी? एक कुएं का सिर्फ 25,000 लो, आप खर्च करो 5 लाख, हमें कोई दिक्कत नहीं। और 1-1.5 लाख में जैसे किसान कह रहा है, उसकी इंजीनियरिंग समझो। हमारा किसान हमारे बड़े बड़े इंजीनियर से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है और ज्यादा उसकी समझदारी है, ज्यादा अनुभवी है। 3 साल तक वो कुआं ठीक रहता है, उसके बाद उसकी सफाई करनी पड़ती है बोर की। 3 साल में 10,000 रुपया और लग जाएगा, यही है ना? 5 साल 5 लाख ये डिपार्टमेंट वाले बताते हैं। मैं वही कह रहा हूं, उनके ऊपर रोक लगा दी है। ये 5 लगाएं, 10 लगाएं, किसान को सिर्फ 25,000 रुपए एक कुएं का देना, बाकी नहीं देना है। तो इसलिए मित्रों, हम किसान के हित में योजनाएं बनाएंगे और डिपार्टमेंट अगर कहीं फेल है तो हम इनको पकड़ेंगे कि अगर कुछ सीखना तो किसान से सीख लो। हो सकता है हमारे कृषि विश्वविद्यालय से भी ज्यादा जानकारियां ये किसान रखते होंगे। हर एक तरह के रिसर्च में हमारे किसानों को, और उसमें भी हरियाणा में प्रगतिशील किसान बहुत है। मुझे पता है कि आज से 6 साल पहले मैंने एक बार आंकड़ा इकट्ठा कराया था। उस समय 550 किसान ऐसे थे जो प्रगतिशील थे। हमने कहा कि प्रगतिशील किसानों की योजना बनाओ, अपने जैसे 5 किसान और तैयार करो, ये टारगेट दिया था। और उसमें प्रगतिशील किसानों के लिए इनाम भी रखा था। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे कुछ राशि रखी थी। ऐसे कोई प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने किसानों, अपने बराबर के किसानों की संख्या बढ़ाई हो और उनको कोई इनाम मिला हो? एक आध को मिला है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, अभी 10-15 ही हैं। मैं कहता हूं सभी 550 जो उस लिस्ट में थे, उनको अपने जैसे किसान और बढ़ाने चाहिए। अरे भाई, हमारी आमदन तो है ही है, लेकिन हम अपने पड़ोसी के किसान को भी वैसा बढ़ा देंगे तो हमारी आमदन घटेगी नहीं। उस प्रकार की खेती वो करना शुरू कर देगा। और प्रगतिशील किसान ऐसे ऐसे हैं हमारे, वो दादलू के, क्या नाम है दादलू वाले, रणबीर सिंह, हरबीर सिंह बैठे हैं। हरबीर सिंह नहीं आए। हरबीर सिंह का कहना है कि मैं 1 एकड़ में अपनी खेती में 10 लाख रुपए कमाता हूं एक साल में, 10 लाख रुपए। ऐसे ऐसे और कई किसान हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाने वाले। सब्जियों की बुआई करते हैं, ग्रीन हाउस बढ़ाते हैं, सब्जियों का एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब्जियों को दिल्ली के होटलों में बेचते हैं। और अच्छी नई प्रकार की सब्जियां, मौसम के अलावा गैर मौसमी फसलें बोना, बहुत बड़े काम करते हैं। हमारे एक वो धर्मवीर गुमथला नहीं, दामला, धर्मवीर दामला के हैं, उनके फार्म हाउस पर मैं गया हूं। उन्हें कई तरह के, उन्होंने अपने खेत के अंदर ये जो होता है, जो किसको बोलते हैं, जो लेस सी होती है, क्या, एलोवेरा की खेती, लाखों रुपया लगी लगाई खेती 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं वो। 1 एकड़ में बोती, 2 लाख रुपए एलोवेरा की खेती बाबा रामदेव उठा के ले जाते हैं, वो बनाते हैं अपनी दवाइयां। तो मेरा कहने का ये नए नए प्रयोग, हमको प्रगतिशील किसानों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हर किसान की आय डबल करनी है। अब डबल करने के लिए कोई छू मंत्र तो है, डबल नहीं हो जाएगी, छू मंत्र नहीं है। उसके लिए नई नई बातें ये हमको तय करनी पड़ेंगी। कैसे किसान की
लागत कम हो, क्योंकि आमदन बढ़ाने के दो तरीके हैं, लागत कम करना और फसल की कीमत ज्यादा लेना। तो लागत कम करने के लिए भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत से ऐसे नए नए रिसर्च की है, उसके ऊपर हमको आना चाहिए। आय बढ़ाने के लिए जैसा मैंने बताया, एमएसपी तो है ही है, भावांतर भरपाई योजना है ही है, हमने इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है कि किसान की उपज का एक्सपोर्ट कैसे करें। आज ही मैंने कमल गुप्ता जी को कहा, हिसार का हमारा एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। जब पैसेंजर की फ्लाइट जब चलेगी तब चलेगी, हम तुरंत कुछ फ्लाइट कार्गो की शुरू करा सकते हैं। हमारे हरियाणा की ताजा सब्जियां, ताजा फल यहां से ला दो और अरब की कंट्रीज में भेजो। अरेबियन कंट्रीज में ना सब्जी होती है ना फल होता है, सब बाहर से मंगवाते हैं। तेल का पैसा उनके पास बहुत है, हम सब्जियां भेजें, तेल मंगवाए। हमारे यहां तेल नहीं होता, उनके यहां सब्जियां नहीं होती, तो हम क्यों नहीं कार्गो की फ्लाइट शुरू कर दें और रोजाना सब्जी जहां होती है वहां से टेंपो में गाड़ी में भर के हिसार आए, हिसार उसकी शॉर्टिंग पैकिंग करा के और उसके बाद उसको पैक करें, उसके ऊपर स्टिकर लगाएं और उठाएं। शाम को जो है सवेरे सब्जी तोड़ी हुई शाम को अरब कंट्रीज में पहुंच जाएगी। ये आमदन बढ़ाने के हमारे तरीके हैं। इसी प्रकार हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, नई टेक्निक्स, कंप्यूटर की टेक्निक भी आज जो है बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। इसके अंदर अब सारी फसलों का सारा रिकॉर्ड साल भर का इकट्ठा उसमें लिखवाते हैं, किसान से लिखवाते हैं। किसान के बाद उसकी गिरदावरी वो हमारा पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा, और उसके बाद उसके लाभ। पहली बात तो बिक्री में, मार्केट में उसी अनुसार बिक्री होगी। दूसरा, कल को, क्योंकि किसान का काम जोखिम का काम है, जोखिम के काम में कल को नुकसान होता है, पता ही नहीं लगता क्या बोया हुआ था, कितना नुकसान हो गया। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये आपका एक प्रकार से प्रूफ होगा कि हमने ये फसल बोई थी। और मैं तो ये भी कहता हूं, जो खाली जमीन रह गई है उसकी भी एंट्री कराओ, गन्ने की भी एंट्री कराओ, सब्जियों की भी कराओ, घर में हमने अपने चारे के लिए, चरी के लिए बुआई की हुई है उसकी भी कराओ। हर एक चीज की योजना बनेगी, प्लानिंग बनेगी। हमारा 80 लाख एकड़ ये खेती की जमीन है। 80 लाख एकड़ में हमें पता लगना चाहिए कि हर साल कितना क्या बोया है, अगले साल की प्लानिंग कौन सी कम करनी है, कौन सी ज्यादा करनी है। और हो सकता है कुछ जमीन खाली छोड़कर उसको ज्यादा उपजाऊ करने की बात भी करनी पड़े। ये तो हमारे पुराने किसान मानते हैं कि 4-5 साल के बाद एक साल उस किले को खाली छोड़ना भी अगली बार उसी उपज को बढ़ाता है। जिसकी ये मान्यता है, जरा बताओ कि एक आध साल खाली छोड़नी चाहिए, छोड़नी चाहिए कि नहीं? और खाली छोड़ोगे उसकी भी हमको योजना बना देंगे कि अगर योजना से खाली छोड़ोगे तो बिल्कुल आपको खाली नहीं जाने देंगे। हम उसकी योजना बना के आपको उस साल के लिए उस जमीन का पैसा भी देने की योजना बना देंगे, उसकी भी बना देंगे। आखिर तो किसान का सहयोग, किसान के लिए सब्सिडीज, कितनी तरह की सब्सिडीज है, लेकिन सब्सिडी देंगे उसी बात की जिस चीज को हमने आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है, जिसका लाभ किसान को भी हो, प्रदेश को भी हो, देश को भी हो। और जिसका नुकसान हो रहा है उसकी सब्सिडी अगर पहले चल भी रही है तो भी बंद करेंगे। ठीक है? फालतू फंड में ऐसा नहीं कि एक बार सब्सिडी शुरू हो जाए और फिर लगातार वो चलती रहेगी बाबा आदम के टाइम तक। चीज की जरूरत है तो सब्सिडी देंगे, चीज की जरूरत नहीं है तो सब्सिडी बंद कर देंगे। हर चीज की अधिकता ये अच्छी नहीं होती है, जरूरत के हिसाब से बदलाव करना ये सरकार का काम है। हम लगातार इसमें आपको प्रोत्साहन देंगे और जो इस प्रकार के काम में आगे बढ़ाएंगे चीजों को, उसका हम सहयोग करेंगे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसा हमने एक बार हरित क्रांति का आज से कोई लगभग 50, 60, 70 साल पहले शुरुआत की थी, उसके लिए अभियान चलाए थे, अब हमको एक नई क्रांति करनी पड़ेगी, नई कृषि क्रांति, जिसमें जितने बदलाव आज जरूरत है, जो मैं बता रहा हूं, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे, वैज्ञानिक बैठे, कोई कमेटी देश की, प्रदेश की बैठे, जो इन नई विधाओं को आगे लेकर के आए और जो नई विधा को लेकर के आएगा हमारी जरूरत के हिसाब से उसको प्रोत्साहन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और फिर उस लक्ष्य को, टारगेट को पूरा किया जाए। ये हमें एक नई कृषि क्रांति भी हमको जोड़नी पड़ेगी और इसके लिए
बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो है ही है, हमारी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी करनाल में भी बन रही है, वो बागवानी पर काम करेगी। बहुत जगह पर ग्रामीण कृषि केंद्र ये बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के एक्सटेंशन काउंटर बने हुए हैं, बहुत से एक्सीलेंस सेंटर्स, विदेशी लोगों की तकनीक उसकी सहायता से कितने ही एक्सीलेंस सेंटर्स हमने बनाए हैं, उसका भी हमको लाभ उठाना पड़ेगा। ऐसी सब संस्थाओं को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार से एफपीओ है, एफपीओ में भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सब मिलकर के 10, 5, 20 किसान मिलकर मार्केटिंग के सिस्टम में आगे बढ़े, उसमें प्रोसेसिंग तो जो खपत करते हैं उसका कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए, उत्पाद बनाया जाए। अरे खाली हमको मान लो कोई चीज बोई है, पैदा हो गई, लेकिन पैदा होने के बाद उसका प्रोडक्शन बदल करके आलू बना रहे हैं, तो क्या आलू की चिप्स की फैक्ट्री हम लोग मिलकर नहीं बना सकते? चिप्स की फैक्ट्री बनाओ, आलू से जितनी आमदन होती है चिप्स से उससे डबल हो जाएगी। अब नींबू पैदा करो, नींबू बेचने के बजाय नींबू का अचार बना के बेचोगे, ज्यादा आमदन हो जाएगी। आज कीनू हमारे सिरसा जिले में होता है, कीनू की जूस की फैक्ट्री कोई एफपीओ बनाए, उस जूस को पैक करो और जूस का एक्सपोर्ट करो, आपकी आमदन ज्यादा हो जाएगी। नई विधियों पर, नई तकनीक पर हमको आना पड़ेगा और नए नए जो ऐसे सिस्टम हैं इसको हमको खड़ा करना पड़ेगा। मैं अंत में जो एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं वो है कृषि का हमारा जो बजट है, हमने कभी उसमें संकोच नहीं किया। जितना कृषि विभाग ने मांगा हमने कुछ न कुछ से ज्यादा ही सैंक्शन किया, कम नहीं किया। हमारे कृषि मंत्री और हमारे मुख्य अतिरिक्त सचिव ये बैठे हैं, ये गवाह है इस बात के कि हर साल हम कृषि का बजट ये बढ़ा रहे हैं ना, बजट बढ़ा रहे हैं, हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन ये बजट का उपयोग ये ठीक हो, सदुपयोग हो। इस बजट में स्कीमों में अगर कहीं लीकेज शुरू हो गई, अगर इसमें कहीं गलत ढंग से चीजें इधर उधर नाली में बहने लग गई तो सरकार का तो बजट गया, आपके काम नहीं आया और बीच में उसको कोई रगड़ गया। तो ये भ्रष्टाचार जो नाम की चीज है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? कृषि विभाग में काम करने वाले लोग, जो जानकारी आपके पास हो डिपार्टमेंट को भेजो, न सुने तो सीधी मेरे तक भेजो। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। आखिर तो एक पैसा जो सरकार के पास से आता है वो सरकार कहां से लाई है? उस सरकार ने भी इस जनता से ही लिया है, हम सब जनता है, पैसा हमारा है, घुमा घुमो के आपके पास आता है। हो सकता हमने लिया व्यापारी से हो, दे आपको रहे हैं, हो सकता है आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका बेटा कहीं नौकरी करता है, उसका इनकम टैक्स आया हो, उसका कुछ हिस्सा लेकर के हम आपको देते हैं। ये चक्कर घूम रहा है, लेकिन चक्कर ईमानदारी से घूमे, पैसा कहीं बाहर ना निकले, इस पैसे को सही उपयोग करेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारा कृषि विभाग, और न केवल कृषि विभाग बल्कि हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि कृषि सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र का व्यवसाय है, शहरों में बहुत लोग नहीं है कृषि करने वाले। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं शहरों में जो कृषि के काम में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हम तो कृषि को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र की चिंता करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास ये कैसे हो, इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। जहां एक तरफ कृषि विभाग का बजट बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है, चाहे पंचायती राज है, चाहे ग्रामीण विकास का हमारा मंत्रालय है, इसको भी खूब पैसा दे रहे हैं। आज गांव में बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं, पैसा तो आपने दिया, खर्च करने के लिए जगह ही नहीं है, कहां खर्च करें। कुछ लोग कहते हैं आप इतना पैसा दे रहे हो, आता कहां से बताओ तो सही। हम एकमात्र विषय बताते हैं कि जो पैसा कांग्रेस के सरकार के टाइम पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था उस समय कि हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचता है। अब 15 पैसे पहुंचता, काम तो 15 ही पैसे होता होगा, क्यों 85 तो पता नहीं कहां गए। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि अगर हम 1 रुपया भेजें तो नीचे तक पूरा 1 रुपया जाके लगे, अपने आप 7 गुना काम हो जाता है, अपने आप 7 गुना हो जाता है।
अभी हमारे लिए एक संकट पिछले दिनों में खड़ा हुआ, वो आपको पता है। हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कामों के बारे में थोड़ी पारदर्शिता बरतने के लिए बात कही और हमने कहा कि पैसा जितना मर्जी ले लो, लेकिन पता होना चाहिए कि इस काम में कितना पैसा लगेगा, कौन काम को करेगा, गलत करेगा तो पकड़ लो, लेकिन टेक्निकल तरीकों के बिना यह संभव नहीं है। आदमी पर भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा करने के बाद पता नहीं लगता सामने वाला उस भरोसे लायक था कि नहीं था। शिकायतें बहुत आई हैं और उन शिकायतों में फिर थोड़ा सा जब एक्शन लेना शुरू करते हैं तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर के फिर हमारे मंत्रियों के पास, हमारे विधायकों के पास, हमारे पार्षदों के पास पहुंच जाते हैं कि मेरे खिलाफ एक्शन हो गया जी, छुड़वा दो। फोन बजने शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं मजबूरीवश हमको भी कहना पड़ता है, भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, छोड़ दो। लेकिन क्या इन गलतियों को मूल रूप से खत्म कर दें ताकि शिकायत का मौका ही ना आए? ठीक है कि नहीं है? हमने इसके लिए पंचायतों को कहा पैसा लो खूब, लेकिन ई टेंडरिंग से काम कराएंगे। ई टेंडरिंग मतलब ये काम है, आपका काम 50 लाख का है, 25 लाख का है, इसको पब्लिक को कह दो, ठेकेदार आ जाए, जो कम से कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी से करेगा उसको काम दे दो। वो कहते हैं हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं भाई अपने लोगों को ठेकेदार की जगह उनका रजिस्टर करा लो। हमें तो सस्ता काम, बढ़िया काम चाहिए, जो कर दे उससे करा लेंगे। ये काम ठीक है या पैसा सीधा किसी के हवाले कर दो, भी जो लगाना लगा, नहीं लगाना मत लगा, जेब में डाल। बोलो ये ठीक है कि ई टेंडरिंग ठीक है? बोलो क्या ठीक है? अगर ई टेंडरिंग ठीक है तो हम अपने अपने गांव में, कुछ एक सरपंच ऐसे हैं जो ज्यादा अड़े हुए हैं, 6200 में से अब सिर्फ 1300 सरपंच ऐसे हैं जो कहते ना जी खुली छूट दे दो। भाई खुली छूट ये सरकार नहीं दे सकती। दी होगी कभी किसी ने? दी होगी किसी ने? ये सरकार खुली छूट नहीं देगी, नहीं देगी। तो आप अपने अपने गांव में इन चीजों को संभालो। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। फिर चाहे अगर कोई मनोहर लाल का भाई भी फंस गया ना तो जेल के पीछे होगा। भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल, मनोहर लाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई बड़ी बातें कही। ई टेंडरिंग को लेकर साफ संकेत दिए हैं कि ई टेंडरिंग पर सरकार अभी भी कायम है, ये संकेत देते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़े संकेत है। उन्होंने कहा कि कुछ एक सरपंच है जो ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो खुली छूट नहीं देंगे।